सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची किशन वानी आज आपको पढ़ाऊंगी अध्याय 20, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं पेशियों के बारे में, गति और प्रचलन के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में। उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं उनके शरीर में क्या होता है, एक निश्चित आधार देने का कार्य किसके द्वारा होता है, हड्डियों के माध्यम से होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कंकाल कहते हैं। कंकाल से ही शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो कंकाल के कारण ही बड़ा दिखाई देता है। इस कारण इस प्रकार के कंकाल को अंतःकंकाल कहते हैं। अधिक शरीर के अंदर का अधिकांश जो भाग होता है वो अंतःकंकाल कहलाता है। और संपूर्ण शरीर में उपस्थित जो कंकाल होता है उसमें से एक तंत्र बनता है जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है और मनुष्य के शरीर में मनुष्य का शरीर जो होता है 206 हड्डियों का बना होता है। इसमें शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कर्ण के पास होती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं। मध्य में पाया जाता है जो कशेरुकियों का कंकाल तंत्र अस्थियों तथा उपास्थियों का बना होता है। कंकाल तंत्र का अस्थियों का अध्ययन जो होता है वो ऑसिटोलॉजी कहलाता है, अस्थि विज्ञान कहलाता है। मानव कंकाल तंत्र जो होता है वो दृढ़ और कठोर उत्तक से मिलकर कंकाल का निर्माण करते हैं। कंकाल शरीर का ढांचा या आधार बनाने वाले अंग की तरह कार्य करते हैं। इस शरीर में उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल जो होते हैं वो बाह्य त्वचा के ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे कि बाल, दांत, नाखून बाह्य कंकाल के अंग में आते हैं, जबकि अंतः कंकाल में मांसपेशियों से ढका होता है। अंतः कंकाल कशेरुकियों का मुख्य कंकाल होता है। शरीर को मुख्य ढांचा के रूप में आधार प्रदान करता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य स्तर मेसोडर्म से होती है और बोन उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि का, अस्थि जो होती है आधात्री में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जो इसको कड़ापन प्रदान करते हैं, जबकि उपास्थि जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं होते। यह जो होती है मुलायम और लचीली होती है। अंतः कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, सभी अस्थियां आपस में संधियों द्वारा जुड़कर एक संयुक्त कंकाल का निर्माण करते हैं। मनुष्य के कंकाल को अस्थियों की स्थिति के आधार पर दो समूहों अक्षीय कंकाल तथा उपांगीय कंकाल में विभाजित किया गया है। अक्षीय कंकाल किसको बोलते हैं, तो अक्षीय कंकाल वह भाग होता है जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, जिसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है खोपड़ी। खोपड़ी जो होता है वो कशेरुक दंड पर सीधा होता है, जो एक छिद्र के द्वारा, खोपड़ी मतलब हो गया हमारा सिर का ऊपरी भाग, कशेरुक दंड को केंद्रीय जाल से जुड़ा होता है जिसे महारंध्र कहते हैं। खोपड़ी जो होता है सिर प्रदेश का कंकाल होता है। यह कुल 29 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है जो आपस में सीवनों द्वारा आपस में दृढ़ता से जुड़ा होता है। इसमें मस्तिष्क, नेत्र, श्रवण कोषों की रक्षा करता है। यह आहार नाल, श्वसन पथ के अग्रभाग को तथा घ्राण कोष को सहारा देता है। यह हायाड, अस्थि एवं जिह्वा को भी सहारा देने का कार्य करता है। खोपड़ी निचले जबड़े तथा दांतों का जुड़ने का स्थान भी उपलब्ध कराता है। यह है मानव खोपड़ी का चित्र। ये जो है रूपरेखा दिया गया है, हड्डियों में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। पूरे मनुष्य का कंकाल तंत्र इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, खोपड़ी वह भाग है जो मस्तिष्क को सुरक्षा आवरण प्रदान करती है तथा क्रेनियम कहलाता है। यह एक फ्रंटल तथा दो पैराइटल और दो टेम्पोरल, कितनी कितनी हड्डियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो खोपड़ी जो होता है उसमें क्रेनियम कहलाता है। खोपड़ी का जो होता है फ्रंट भाग उसको क्रेनियल बोलते हैं। यह फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एवं इथेमाइड अस्थियों का बना होता है। खोपड़ी के चेहरे के भाग की अस्थियों को फेसियल बोन्स बोलते हैं। चेहरे के भाग की हड्डियों को फेसियल बोन्स बोलते हैं, जिनकी 14 संख्या में 14 होता है, जिसमें से 2 नेसल और 2 मैक्सिलरी, 2 स्क्वामोसल, 2 मैंडिबियल, 2 लेक्राइमल, 2 पेलाइटन और 2 टर्बिनल तथा 1 वोमर अस्थियां होती है। खोपड़ी में 6 कर्ण अस्थियां होती है, 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस कहलाती हैं। 6 हड्डियां मतलब 3 इधर 3 इधर, तो क्या होगा, 2 मैलिसियस होता है, 2 इनकस होता है और 2 स्टेपस होता है। हायर नाम की स्थिति जो होती है वो जिह्वा को आधार प्रदान करती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर है वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड। यह सामान्य भाषा में रीढ़ की हड्डियों को सूचित करता है। यह सिर से लेकर धड़ के अंतिम छोर या पूंछ तक एक मोटी छड़ के समान संयुक्त हड्डियों की बनी रचना के रूप में होता है। शरीर की पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। यह भ्रूण के नोटोकार्ड से बनता है। जो भ्रूण होता है उसके नोटोकार्ड से बनता है। कशेरुक दंड में छोटी छोटी 26 अस्थियां पाई जाती है। इसकी इकाई जो होती है अस्थि को कशेरुका वर्टिब्रा कहते हैं। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या 26 होती है। वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें उनकी संख्या 26 होती है, जबकि शैशव
प्रसव अवस्था में इनकी संख्या 33 होती है। पहले कशेरुक का एटलस कहलाता है, जो पहला कशेरुक होता है वो एटलस कहलाता है, इसी के ऊपर सिर स्थित रहता है। यहाँ पे जो होगा एटलस, उसी के ऊपर जो होता है सिर उपस्थित रहता है। 26 कशेरुकाओं को उनकी स्थिति के आधार पर 5 भागों में समूहीकृत किया गया है। ये दिखाई दिया वर्टिब्रल कॉलम। ग्रीवा भाग की कशेरुकाएं। ग्रीवा भाग में 7 कशेरुकाएं होती हैं, जिसमें से 7 इंसनियों का होना लाक्षणिक विशेषता माना जाता है। प्रथम ग्रीवा कशेरुका ही एटलस होती है, दूसरी कशेरुकों को एक्सिस या अक्ष कहते हैं और शेष 5 कशेरुकाओं को सामान्य कशेरुका या नॉर्मल वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दूसरा है वक्ष भाग की कशेरुकाएं। यह 12 कशेरुकाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सीने का भाग होता है। इन कशेरुकाओं में से 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती है। फिर है कटी भाग की कशेरुकाएं। कमर भाग में स्थित सभी 5 कशेरुकाओं की इनकी स्थिति के अनुसार कटी भाग की कशेरुकाएं कहा जाता है। फिर है त्रिक भाग की कशेरुकाएं। ये भी कशेरुकाओं के रूप में होते हैं, परंतु कशेरुकाएं आपस में समेकित होकर एक हो गई होती है। यह भाग श्रोणी मेखला के दोनों अर्धांशों के बीच होता है। फिर है अनुत्रिक भाग की कशेरुकाएं। ये कशेरुकाएं जो होती है 4 होती हैं, परंतु समेकित होकर त्रिकोणीय रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉकिक्स कहते हैं। कशेरुक दंड अर्थात मेरुदंड की कशेरुकाएं खोपड़ी को सीधे रखती है या शरीर को सीधा बनाए रखती है एवं पसलियों तथा स्टर्नम को सहायता देती है। इसे केंद्र से होकर मेरु रज्जु से गुजरता है, अर्थात मेरु रज्जु मेरु रज्जु की रक्षा करता है। कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा के साथ साथ यह शरीर में लोच तथा झुकाव लाता है या गर्दन को घुमाने की भी क्षमता रखता है। फिर है स्टर्नम। यह वक्ष के अधर तल पर मध्य रेखा में वक्ष की संपूर्ण लंबाई में अस्थि के रूप में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? वक्ष में क्या होता है? उसके अधर तल पर मध्य रेखा में वक्ष की संपूर्ण लंबाई में अस्थि के रूप में स्थिर होता है। मानव का स्टर्नम केवल एक ही छड़ाकार अस्थि के रूप में होता है। जो मानव का स्टर्नम होता है वो केवल एक ही छड़ाकार अस्थि के रूप में स्थित होगा। यह है स्टर्नम। फिर है रिब्स, पसली। मनुष्य के कंकाल में वक्ष स्थल पर पार्श्व भाग में कई पतली पतली मुड़ी अस्थियां होती है, इन्हें पसलियां कहते हैं। अधिकांश पसलियां जो होती है कशेरुक दंड तथा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, जबकि कुछ केवल कशेरुक दंड से जुड़ी होती है। यह संख्या में कितनी होती है? 24 होती हैं। प्रारंभिक 7 जोड़ी पसलियां वास्तव में पसलियों के रूप में होती है, क्योंकि एक और वक्ष तथा दूसरी स्वत से जुड़ी होती है। अंतिम 2 जोड़ी पसलियां जो होती है वो स्वीय स्वतंत्र होती हैं और उन्हें अपूर्ण या मुक्त पसली कहते हैं। इन दोनों प्रकार की पसलियों के मध्य में स्थित 3 जोड़ी पसलियां आपस में जुड़ी रहती हैं। फिर है उपांगीय कंकाल। दूसरा है उपांगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन। शरीर के अक्षीय कंकाल के इधर उधर स्थित कंकाल को उपांगीय, जो कि हाथ, पैर और अन्य अंगों में उपस्थित होते हैं, उपांगीय कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार की अस्थियों के समूह का निर्माण करते हैं, जैसे कि है लिम्स बोन, पाद अस्थियां जो पैरों में होती है, दोनों अग्रपाद हाथ और अग्रपाद में होती है। अग्रपाद में 5 भागों में ऊपरी बाहु, अपर आर्म्स, कलाई है ना, कलाई हो गया, हथेली, अंगुली का बना होता है। पूर्व बाहु जो होता है, फोर बार्म्स जो होता है, देखो ये हो गया फर्स्ट ऊपरी बाहु हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊपरी बाहु में क्या हो गया? कलाई हो गया, हथेली हो गया, उंगली हो गया, ठीक। उसके बाद जो होता है पूर्व बाह, ये वाला स्थित हो गया। इसमें क्या होगा? रेडियो अल्ना ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। कलाई की अस्थियों को कार्पल्स कहते हैं, इसको कार्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे को हड्डियों को क्या बोलते हैं? रेडियो और अल्ना बोलते हैं। हथेली की अस्थियों को मेटाकार्पल्स बोलते हैं और अंगुली की अस्थियों को फेलेंजस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेलेंजस कहते हैं। क्लियर? अग्रपाद तथा पश्चपाद मतलब पैर के भी कई भागों में, जैसे कि जांग, थाई, पिंडली, घुटना, टखना, तलवा एवं अंगुलियों का बना होता है। जांग की अस्थि को क्या बोलते हैं? फीमर कहते हैं। फीमर जो होता है ना। फिर पिंडली की अस्थियों को टिबियो और फिब्यूला कहते हैं। यहाँ पे जो पिंडली होता है उसको क्या बोलते हैं? टिबियो और फिब्यूला। फिर जो घुटने की अस्थि होता है उसको बोलते हैं पेटेला, जो घुटने में कटोरी आकार का जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं पटेला। फिर टखने की अस्थि को बोलते हैं टॉर्सल, तलवे की अस्थि को बोलते हैं मेटाटार्सल और अंगुलियों की अस्थियों को बोलते हैं कोफेलेंजस। ये क्या करता है? जो अग्रपाद होता है, पाद की अस्थियां प्रचलन, भोजन ग्रहण करने तथा अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित करने में मदद करती है। मनुष्य केवल दोनों पश्चपाद पैरों का उपयोग प्रचलन के लिए करता है।
ये देखो, अगर ये हाथ की हड्डियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से स्केपुलर से शुरू होता है, ये होता है ह्यूमस, फिर होता है ये रेडियो और अल्ना, फिर होता है ये कार्पल, और ये होता है मेटाकार्पल, और ये होता है फेलेंजस। क्लियर। और यहाँ पे आ गया, अगर हम लोग पैर की बात करेंगे तो ये हो गया फीमर, फिर टखने को हो गया है ना पटेला, फिर हो गया टिबियो और फिब्यूला, फिर आ गया टॉर्सेला और मेटाटॉर्सेला, और आ गया फेलेंजस। ठीक। फिर है गर्डल्स, मेखलाएं। कशेरुक जंतु उनके पादों जैसे अग्रपाद और पश्चपाद के अक्षीय कंकाल को साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? गर्डल्स बोलते हैं, गर्डिल्स। मेखलाएं कहते हैं वह मेखला जो अग्रपाद को साधने का कार्य करती है, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल, और इसी प्रकार पश्चपाद को साधने का कार्य करती है श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है। इसमें जुड़ने से एक एक गुहा पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड गुहा बोलते हैं। इसी प्रकार की गुहा जिसे एस्टिपुलम कहते हैं, श्रोणी मेखला में भी पाई जाती है। इस गुहा के पश्चपाद की फीमर अस्थि फिट होती है। ये है पेल्विक गर्डल। प्रत्येक मेखला जो होती है दो अर्धांशों की बनी होती है। पहला होता है अंश मेखला। अंश मेखला जो होता है वो 4 स्कैपुला और 2 पेल्विक अस्थियों का बना होता है, जबकि श्रोणी मेखला जो होता है प्रत्येक अर्धांश केवल एक ही अस्थि का बना होता है, जो कि आइसोनाइमेंट्स कहलाता है। वास्तव में यह 4 अस्थियों जैसे कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और कार्टिलाइड अस्थियों से बना होता है। कशेरुकों में पाई जाने वाली अस्थियां जो होती हैं वो अलग अलग आमाक प्रकार की होती है तथा इन्हें आकार और आकृति के आधार पर लंबी, छोटी, चपटी और अनियमित अस्थि कहते हैं। ह्यूमस और फीमर लंबी छाती की अस्थि एवं स्टर्नम कंधे की अस्थि होता है। ह्यूमस और फीमर जो होते हैं वो लंबी और छाती की हड्डी जो स्टर्नम कंधे की अस्थि और एस्केपुला, चपटी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और खोपड़ी की अस्थियां जो होती है वो छोटी होती हैं एवं कशेरुकाएं अनियमित अस्थियों के उदाहरण हैं। मानव के पैरों की अस्थियां हाथों की अस्थियों की अपेक्षा अधिक भारी होती है। जो हाथ की अस्थियां होती है उसकी अपेक्षा पैरों की अस्थियां ज़्यादा भारी होती है। यह पैरों को सहारा देती है और प्रचलन के लिए भी उपयोग होती है। यह पैरों के साथ साथ शरीर का संपूर्ण भार भी उठाती है। चौड़े पंजे जो होते हैं वो सीधे खड़े होने में अतिरिक्त स्थायी सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। अंतःकंकाल तंत्र के कार्य आकृति का निर्धारण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को अवलंब प्रदान करता है ना, जुड़ने का आधार देता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, खड़े रहने में, गति या प्रचलन में सहायक होता है, जिसमें से टेंडन है जो है ना उसकी सहायता से आगे बढ़ने का कार्य होता है। फिर श्वासोश्वास और श्रवण, पेशियों तथा अंगों की अस्थियों और समन्वय से श्वासोश्वास और सुनने का में कंकाल तंत्र द्वारा मदद मिलती है। रुधाड़ियों का निर्माण जो होता है। फिर है अकार्बनिक लवणों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि फॉस्फेट का कार्य फॉस्फेट को संग्रहित करने का कार्य करती है, भोजन प्राप्त करने में सहायता, प्रचलन करती है तो, और उसके बाद काटना पीटना जो होता है उसकी मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। फिर है अस्थि बोन, कठोर, ठोस और मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो अन्य संयोजी ऊतकों के समान कोशिकाओं, तंतुओं और अधात्रियों का बना होता है। इसकी अधात्री जो होती है ओसिन तथा कई प्रोटीन की बनी होती है, जिसको ऑसियो म्यूकाइड, ऑसियो एल्ब्यूमाइड की बनी होती है। इसका लगभग 30% जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसकी अधात्री में कोलेजन तंतु एवं अस्थि कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है। कोलेजन तंतु के साथ साथ क्या होती है? अस्थि कोशिकाएं। इन सब के अतिरिक्त अन्य संयोजी ऊतकों का विपरीत अस्थियों में अधात्री के कैल्शियम और मैग्नीशियम के अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इन्हीं लवणों के कारण ही अस्थियां जो होती है वो कठोर हो जाती है। अस्थियों के अधात्री में कुछ कार्बनिक लवण भी जो होते हैं अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। उपास्थि क्या होता है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसकी अधात्री एक अर्ध ठोस, लचीले एवं पारदर्शक ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्ड्रिन की बनी होती है। इसी कारण इसकी अधात्री जो होती है वो थोड़ी कड़ी होती है। अधात्री के बीच बीच में खाली स्थान होती है जिनमें छोटी थैलियां पाई जाती है, जिन्हें गर्तिकाएं या लैकुनी कहते हैं। इनमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। लैक्यूनी में से 1 से 4 में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कॉर्डियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ये कॉन्ड्रिन का स्त्रावण करती है और स्वयं विभाजित होकर संख्या में बढ़ती है तथा स्वयं की गर्तिका बनाती है, जिससे कारण उपास्थि में वृद्धि होती है। उपास्थि जो होता है उनमें अधात्री में कॉन्ड्रियोसाइट के अतिरिक्त कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु भी पाए जाते हैं। उपास्थि की बाहरी सतह पर, उपास्थि जो होती है उसकी बाहरी सतह पर एक सुदृढ़, पतली तथा तंतु में झिल्ली पाई जाती है, जिससे होकर भोज्य पदार्थ उनकी उपस्थित कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस झिल्ली को
पर्युपास्थि या पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इनमें अनेक महीन रक्त केशिकाएं भी पाई जाती है। उपास्थि और अस्थि में समानता क्या क्या होती है? दोनों बाहरी सतह पर एक आवरण पर पाया जाता है, दोनों में अधात्री पाई जाती है जिसमें कोशिकाएं बिखरी हुई होती है, दोनों ही शरीर का आधार बनाते हैं, दोनों ही कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण को मजबूती करते हैं। ठीक है, उपास्थि और अस्थि में भी अंतर आता है, इसको भी आप देखेंगे। उपास्थि जो होती है अधात्री लचीली और अर्ध ठोस होती है, जबकि अस्थि जो होती है वो कठोर होती है। उपास्थि जो होती है उसमें कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन की बनी होती है, जबकि अस्थि जो होती है ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। उपास्थि जो होता है प्रत्येक गर्तिका में 1 से 4 कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि अस्थि में प्रत्येक गर्तिका में 1 ही कोशिका पाया जाता है। उपास्थि जो होता है इनमें रुधिर कणिकाएं नहीं होती, जबकि अस्थि में रुधिर कणिकाएं बनती हैं। उपास्थि जो होता है इनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध अनुपस्थित होते हैं, जबकि अस्थि में कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं। उपास्थि जो होता है इनकी वृद्धि इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है, जबकि अस्थि जो होता है इनकी कोशिकाओं में स्वयं विभाजित होकर वृद्धि नहीं करती, बल्कि ऑस्टियोब्लास्ट के विभाजन से संभव होती है। टेंडन और लिगामेंट में अंदर क्या होता है? तो टेंडन जो होता है यह संयोजी ऊतक है जो पेशी और अस्थि उपास्थि को जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो होता है पट्टी के रूप में 2 अस्थियों के बीच में संधि स्थल पर स्थित होता है। टेंडन जो होता है वो अकुंचनशील तंतुओं का बना होता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो कुंचनशील तंतुओं का बना होता है। टेंडन जो होता है गति में सहायक होता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वह अस्थियों को अपने स्थान से हटने नहीं देता है। टेंडन जो होता है पेशी तथा अस्थियां उपास्थित आवरण के बीच होता है, जबकि लिगामेंट जो होता है 2 अस्थियों के आवरण के मध्य में होता है। संधि या अस्थि संधियां। संधियों और 2 संधियां क्या होती है? 2 अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अगर संधि नहीं होगी तो इनमें गति नहीं होगा। रेखीय संधि कहते हैं जिसमें संधि पाई जाती है 2 अस्थियों में, उसको रेखीय संधि कहते हैं। अस्थियां जो होती है उपास्थियों से जुड़कर नियत गति प्रदर्शित करती है। वैसे तो अस्थि और उपास्थि जो होता है वो संधि, अस्थि को अस्थि संधि और उपास्थियों के बीच जो होता है उसको उपास्थि संधि कहते हैं। अस्थियों के बीच तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल गुहा। इसके कारण ही क्या होता है? संधि निर्मित होती है। यहाँ पे एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं एक संधि पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल संधि, जैसे घुटनों की संधि, ह्यूमस एवं पेक्टोरल गिरडल के बीच संधि, हथेलियों की संधि आदि। सामान्य संधियाँ जो होती है हमारे कंकाल तंत्र को हिलने डुलने और घूमने की क्षमता प्रदान करती है। संधियों को उनकी संरचना एवं गति के प्रकार के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें से पूर्ण संधि, अचल संधि और अपूर्ण संधि। पूर्ण संधि या चल संधि जो होता है जिसमें अस्थियां स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है और की क्षमता रखती है, पूर्ण संधि कहलाती हैं। इसके सिरों और उपास्थि के बीच एक एक पतली परत पाई जाती है जिसे संधि उपास्थि कहते हैं। इनमें संधि गुहा भी होती है जिसमें साइनोवियल द्रव होता है। ठीक है, फिर इसमें जो हो गया इस सिनोवियल संपुट कहते हैं। इसकी गुहा में क्या होता है? झिल्ली और द्रव को समेकित किए हुए सिनोवियल संपुट पाया जाता है। इस प्रकार के संधि स्थान पर अस्थियों को सही रूप में बनाए रखने के लिए जोड़ों के चारों ओर लचीले तंतु या लिगामेंट स्थित होते हैं। लचीले तंतुओं के कारण ही अस्थियां जो होती है अपने जगह से हट नहीं पाती हैं, केवल आवश्यकतानुसार हिलती डुलती हैं। इनके चल संधियों को हिलने डुलने की प्रकृति के आधार पर चल संधियों को अनेक प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है कंदुक खलिका संधि या गेंद एवं प्याला संधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ लेंगे। कंदुक खलिका संधि या गेंद एवं प्याला संधि, इस प्रकार की संधि इसको क्या बोलते हैं? बेलेंड सॉकेट ज्वाइंट। एक संधि का गेंद नुमा सिरा दूसरी संधि के प्याले नुमा सिरा में फिट रहता है। गेंद प्याले नुमा हो गया। ये कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूमस के सिर एवं अंश मेखला एवं ग्लिनाइड गुहा एवं फीमर एवं श्रोडी मेखला के एस्टिटाबुलम गुहा के बीच में गेंद और प्याला संधि पाया जाता है। ये इस प्रकार का दिखाई देता है। फिर है कब्जा संधि। इस प्रकार की संधि जो होती है जिग्नुला नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार की संधि के कारण अस्थियों में गति केवल एक दिशा में होती है तथा एक निश्चित सीमा के बाद यह गति नहीं कर पाते। उदाहरण है कुहनी की संधि, घुटने की संधि, कलाई की संधि तथा हाथ की अन्य उंगलियों के बीच संधि है। फिर है धुराग्र संधि या धुरी संधि। इस प्रकार की संधि को रोटोटोरिया भी कहते हैं। यह घूर्णन गति में सहायक होता है। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि पर नुकीला उभार पाया जाता है तथा दूसरी अस्थि में इस उभार के लिए गड्ढा पाया जाता है। पहली जो अस्थि होती है उभार के साथ दूसरी का गड्ढा इस प्रकार फिट होता है कि उसे
उभार पर धुरी के साथ घुमाया जा सकता है। उदाहरण है एक्सिस अर्थात स्तनियों की दूसरी कशेरुकियों के ओंडोटाइड प्रवर्ध तथा प्रथम कशेरुकी अर्थात एटलस के बीच इस प्रकार का जोड़ा पाया जाता है, इसलिए इसे एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट भी कहते हैं। इस संधि के कारण हमारा सिर जो होता है वो घूम सकता है। फिर है विस्पर्शी संधि या प्रसर संधि, इसे फिसलन संधि या ऑटोडियल संधि भी कहते हैं। इस प्रकार की संधि में उपस्थित सभी अस्थियां जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित दिशा में फिसल सकती हैं, लेकिन ये मुड़ नहीं सकती, जैसे एडी या टॉर्सल्स अस्थियों की संधियां, कशेरुकियों के प्री एवं पोस्ट जाइगोफाइसिस के बीच संधि, रेडियस एवं अल्ना के बीच की संधि। फिर है सैडल संधि, यह संधि जो होता है गेंद और प्याले की संधि की तरह होती है, लेकिन इसमें उभार बिल्कुल गोल नहीं होता, जिसके कारण अस्थि घूमती तो है परंतु ठीक से नहीं घूम पाती। उदाहरण है कार्पल एवं मेटाकार्पल की संधियाँ। फिर है कॉन्डाइल लॉइड संधि, इसे क्या बोलते हैं, लिप्सॉइड संधि कहते हैं। यह द्विक्षय प्रकृति वाली संधि होती है। इसमें एक अस्थि का अंडाकार कॉन्डाइल दूसरी अस्थि के अंडाकार गुहा में स्थित होता है। उदाहरण है रेडियस कलाई में कार्पल्स के मध्य संधि। फिर है दूसरा अचल या अगतिशील संधियां, ऐसी संधियां जिसमें संधि गुहा नहीं पाई जाती, जिसके फलस्वरूप जुड़ने वाली जो अस्थियां होती है अपनी जगह से हिल डुल नहीं चलती बल्कि अचल होती है। इसमें आता है सूचस। इस प्रकार की संधियां खोपड़ी की अस्थियों के बीच पाई जाती है और रेसी फिब्रस होती हैं। अस्थियों के बीच श्वेत रेखीय उत्तक की उपस्थिति प्रमाणित करता है। फिर गोम्फोसिस, यह एक प्रकार की तंतुमय संधि होती है जिसमें शंकुनुमा खूंटा सॉकेट में स्थित होता है, जैसे मैंडिबल में दांतों की व्यवस्था एवं मैक्सिलरी अस्थियां संधि के प्रकार की होती है, लेकिन इसके उदाहरण है। फिर है सिंडेस्मोसिस, यह भी तंतु में सूचर की तुलना में अधिक तंतु पाए जाते हैं, जैसे टिबिया एवं फिब्यूला के मध्य स्थित दूरस्थ संयोजन। ये मानव की अचल संधियां। फिर है पेशीय तंत्र विकार, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मिस्थानिया ग्रेविस स्वप्रतिरक्षा विकार है जिसके तंत्रीय पेशी प्रभावित होती है। इसे रोगी एसिटल कोलिन की अक्रियशीलता के कारण तंत्रिकीय प्रेरणाओं के अप्रसारण से पीड़ित होता है। इसमें थकावट होती है, पेशियां कमजोर हो जाती है, लकवा हो जाता है, श्वसन पेशियां, कुछ जैविक अंगों की पेशियां में लकवा पर मरीज मर भी जाता है। अयतानिका टेंटेनी, शरीर तरल में कैल्शियम आयनों की तरह होने के कारण पेशियों में तीव्र ऐंठन होने लगती है। फिर है पेशीय अल्प विकास या कंकाल पेशियों का अनुक्रमित अपहास है, यह बीमारियों के कारण वंशानुगत होता है। इस रोग में पेशियों का विघटन होने लगता है और इसका उपचार नहीं किया जा सकता। फिर है अस्थि उपास्थि के विकार, कोई तीव्र गति होती है, झटका होता है, गिर जाना, फिसलना, इससे कंकाल तंत्र को क्षति पहुंचता है, जिसके कारण अस्थि और उपास्थि में विस्थापन, मोच, अस्थि टूटन, आर्थराइटिस, गांठ आदि विकसित हो जाते हैं। पहला है मोच, ये टेंडन या लिगामेंट में खिंचाव के कारण संधि में संपुट का सामान्य अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाता, मोच कहलाता है। इसमें हिप पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यल्प होती है, ऐसी स्थिति में ये कमजोर हो जाते हैं और इनके कारण निरंतर तकलीफ बनी रहती है। इसे सामान्य क्षति मानते हैं, लेकिन टेंडन या लिगामेंट में गहरी क्षति काफी घातक होती है। फिर है आर्थराइटिस, या जोड़ों में दर्द युक्त लक्षण वाला रोग होता है, या अत्यधिक मोटापा, वृद्धावस्था या सामान्य परंतु लगभग लाइलाज रोग होता है। यह 3 प्रकार का रोग होता है। इसमें होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस या साइनोवियल झिल्ली के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण होने वाला रोग है। इस रोग की विशेषता है कि संधियों में जोड़ों का क्षरण होने लगता है। यह रोग सामान्यतः हाथों के छोटे जोड़ों से शुरू होती है और अभिकेंद्रित और सम्मिलित रूप से फैलता चला जाता है। यह घातक होता है, इसके कारण सामान्य रूप से व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, लंगड़ा कर चलता है। इस रोग की पहचान सुबह सुबह जोड़ों में दर्द होती है और उसके साथ साथ भार में कमी, बुखार, एनीमिया आदि के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। आराम, व्यायाम और चयनित आहार इस रोग में राहत प्रदान करते हैं। फिर है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या रोग मोटापा के कारण ज्यादातर वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। इसमें अस्थियों के मध्य जो पाए जाने वाला जोड़ होता है उसमें उपास्थि में साइनोवियल द्रव का बनना बंद हो जाता है। संधियों के अस्थियों के सिरों को ढकने वाली स्मूथ कार्टिलेज लंबे समय तक उपयोग होने के कारण हाशित हो जाती है और इसका स्थान पर कठोर अस्थिर संरचना ले लेती है। जोड़ सूखे हुए एवं कष्टपूर्ण क्रियाशील करते हैं। फिर है गांठ, यह रोग यूरिक अम्ल की शरीर में हमेशा अधिकता से उपस्थित होने के कारण होता है, जिससे सोडियम यूरेट के रखने से साइनोवियल द्रव में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण शरीर में 1-2 संधियां जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण प्रचलन तकलीफ देह हो जाता है। इस रोग की विशेषता है कि प्रचलन की क्षमता रात्रि में ज़्यादा कष्टप्रद हो जाती है। लाल मांस का ज़्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों में गांठ रोग सबसे ज़्यादा होता है। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस, यह रोग जो अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अधिक अवशोषण के कारण विकसित होता है। यह ह्रास कॉम्पैक्ट अस्थियों की तुलना में
टेबुलर अस्थि में अधिक होती है। इस रोग के कारण अस्थियां जो होती है छिद्रित भंगुर हो जाती हैं। दबाव के कारण फीवर में ग्रीवा में टूटन विकार हो जाता है। यह रोग वयस्क महिलाओं वृद्ध पुरुषों में ज़्यादा होती है। यह आंतों में दोषपूर्ण कैल्शियम अवशोषण, महिलाओं में अनियमित रजो निवृत्ति के कारण होता है। यह धूम्रपान, मदिरापान और जीवनचर्या में व्यायाम के अभाव, शारीरिक श्रम की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में पीठ में दर्द, आठवीं थोरेक्स में टूटने से होता है। गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों में कैल्शियम की अतिरिक्त खुराक एवं व्यायाम की सलाह दी जाती है। फिर है स्लिप डिस्क। यह रोग कशेरुकाएं तथा इंटरवर्टिब्रल फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क या अपनी सामान्य स्थिति में विस्थापन से होता है। यह रोग अत्यधिक भार वाले चीज का झटके से उठाने की कोशिश करने में यांत्रिक क्षति से होता है। विस्थापन, किसी अस्थि का अपने संधि स्थल से विचलित हो जाना विस्थापन कहलाता है। इस प्रक्रिया में हड्डी क्या होता है, अपने स्थान से अर्थात सॉकेट से फिसलकर अलग हो जाते हैं। यह स्थिति लिगामेंट के टूटने या खींचने से पॉसिबल होता है। इसमें गतिशीलता में हानि होता है। फिर है अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब अस्थि का टूटना है। बच्चों में सामान्यतः अस्थि भंग अर्थात फ्रैक्चर नहीं पाया जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता के कारण अस्थियां जो होती है वो लचीली होती है। उम्र बढ़ने के साथ अस्थियों में अकार्बनिक पदार्थों का जमाव होते जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घटती चली जाती है। अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से अस्थियां जो होती है वो कठोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाती है। आंशिक रूप से भी दरार पड़ने पर फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। अस्थि रूप पूर्ण रूप से टूट जाने पर टूटे हुए भाग पास पास स्थित हो जाते हैं तो उसे सरल या पूर्ण फ्रैक्चर कहते हैं। अस्थि जब टूटकर त्वचा को भेद कर बाहर आ जाता है तो उस स्थिति में फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। जब फ्रैक्चर में अस्थि का छोटा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है लेकिन लिगामेंट से जुड़ा रहता है तो ऐसी स्थिति को इव्यू स्लिप फ्रैक्चर कहते हैं। जब अस्थि दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो छोटा टुकड़ा दो मुख्य टुकड़ों के मध्य होता है, जिसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेसन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सीजी शिक्षा में नेक्स्ट चैप्टर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।